जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल हमने मापन और सदिश अध्याय के अंतर्गत मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, उसके मात्रक और मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की विमाएँ निकालना भी देखा था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज भी याद होगा। एक बार आप वापस से मन में दोहरान कर लीजिए कि राशियाँ मूल 3 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो MLT द्रव्यमान, लंबाई और समय, उसके ऊपर जो हम उसकी घात लिखते हैं वो होती है उसकी विमा। तो जैसे m की घात a है तो इसका मतलब m की विमा a हो गई। तो वही चीज़ आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ वापस से। भौतिक राशियों की विमा के लिए अगर मैंने समीकरण रूप में लिखना है तो Q यहाँ पर है भौतिक राशि और उसका सूत्र है MALBTC। m की घात a, l की घात b, t की घात c, यानी m की विमा a है, l की विमा b है और t की विमा c है। तो यही चीज मैंने वापस हिंदी में यहाँ लिख दी है कि ये यहाँ विमीय समीकरण है, MALBTC विमीय सूत्र है और ABC भौतिक राशि Q की विमाएं हैं। ये लिखने का एक पैटर्न है। अब विमा किसे कहेंगे? परिभाषा से आपको साफ दिख रहा है, किसी भौतिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घात को उसकी विमा कहते हैं। विमा निकालना कोई एक कठिन वो मैटर नहीं है। कल हमने अभी भी हम मुंह जबानी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। तो इसका मतलब यहाँ पर m तो है 0, समय भी है 0 और लंबाई l क्या हो जाएगी? 2। तो इसकी सूत्र क्या हो गया? m0 l2 t0। इसी तरह से कोई भी सूत्र हो, जैसे हमने वेग का देखा था कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर यानी L1 और समय नीचे था, समय t1 था। समय को हम ऊपर ले गए तो वो ऊपर जाके घात उसकी माइनस हो गई। तो इसका सूत्र क्या हो गया? LT-1। नाउ गो ऑन टुडे। एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना विमीय समीकरण के 3 उपयोग है। आज अभी हम पहला उपयोग देखेंगे, एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलना। जो मैंने समीकरण लिखा है वो क्या बता रहा है? Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। N तो क्या है? मात्रा और U1 क्या है? इसका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें उसकी मात्रा और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। N1 क्या है? मात्रा और U1 क्या है? मात्रक। वापस सुनिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें उसकी मात्रा और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो जब यहाँ हमने भौतिक राशि Q का एक पद्धति में परिमाण और मात्रक देखना है तो इसका परिमाण कितना हो गया यहाँ पे? N1 और मात्रक क्या हो गया? U1। दूसरी पद्धति में इसका परिमाण हो गया N2, मात्रक हो गया U2। राशि एक ही है इसलिए Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। N1U1 एक पद्धति में परिमाण और मात्रक, N2U2 दूसरी पद्धति में परिमाण और मात्रक। वापस देखिए, भौतिक राशि तो दोनों में एक ही है तो इसलिए अलग अलग पद्धति में भी विमा एक ही रहेगी, यानी अलग अलग पद्धति हो तो भी विमा समान रहेगी। पहली पद्धति में N1U1 तो इसमें इसकी मात्रा क्या रहेंगे? MLT में M1, L1, T1 और विमाएं इसकी क्या है? ABC। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा? M1A, L1B, T1C।
ये हो गया समीकरण दूसरा। पहला समीकरण था Q बराबर N1U1 बराबर N2U2। दूसरा समीकरण निकला कि यदि M L1 T1 और विमा ABC है तो U1 बराबर हो जाएगा M1A L1B T1C। इसी प्रकार दूसरी पद्धति, उसमें हम देखेंगे तो U2 बराबर मान क्या हो जाएगा M2A L2B और T2C। ये हो गया तीसरा समीकरण। U1 और U2 के मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कौन सा है समीकरण 1? N1U1 बराबर N2U2 में। जब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, N1 और U1 की जगह मैंने मान रख दिया M1A L1B T1C बराबर N2U2 की जगह मैंने मान रख दिया M2A L2B और T2C। रटना कुछ भी नहीं है, लाइन बाई लाइन स्टेप बाई स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। N2 बराबर अगर हम N1 कहेंगे तो ऊपर की लाइन में M1 L1 T1 है, M1 L1 T1 और नीचे की लाइन में M2 L2 T2। बस मैंने क्या करा, इनको ब्रैकेट में बंद करके, क्योंकि इनकी घात सेम है A B और C, तो इसको हमने विमा के हिसाब से अलग लिख दिया। तो ये क्या हो कहलाएगा M1A M2A, तो M1 बटा M2 और ये घात यहाँ पे A लिख दी। ऐसे ही दूसरा है L1B L2B, ये B मैंने यहाँ बाहर कॉमन निकाल दिया, L1 बटा L2 लिख दिया। और T1C और T2C, C मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन, और ये इसकी सूत्र निकल गया हमारे N1 बराबर M1 बटा M2 घात A L1 बटा L2 घात B T1 बटा T2 घात C। और घात यानी विमा, यानी M1 बटा M2 की विमा A L1 बटा L2 की विमा B और T1 बटा T2 की विमा C। इस सूत्र की सहायता से हम एक मात्रक से अन्य मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है समझने के लिए। G यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका मान यदि हमें किसी ने पूछा कि CGS पद्धति में इसे बदलो, MKS पद्धति का मान है CGS पद्धति में बदलो, हम इस सूत्र की सहायता से बदलते हैं। देखिए, बदलने के पहले हमें इसका विमा हमें पता होनी चाहिए, विमीय सूत्र क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो कल हमने देखा था, आज हम वापस रिपीट कर लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण एक ही बात है, तो मैंने यहाँ लिख दिया A बराबर G। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण। A का सूत्र क्या था? त्वरण का सूत्र कल हमने पढ़ा था वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और वेग का सूत्र हमने देखा था दूरी बटा समय, तो ये वेग बटा समय बराबर दूरी बटा समय, और ये पहले से जो समय था ये नीचे लिख ही दिया है, तो दूरी बटा समय इंटू समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी के लिए L, समय के लिए T, तो L बटा T2, और इस T को हम ऊपर ले जाएंगे तो L T माइनस 2। तो G का मात्रक भी यही है L1 T माइनस 2। जो A का मात्रक है वही G का मात्रक है, क्योंकि राशि तो वही है, और जो राशि होती है तो उसकी विमा सेम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ सूत्र देखा N2 बराबर N1, इसमें त्वरण में द्रव्यमान का कहीं योग नहीं होता, L और T होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे L1 बटा L2 घात A T1 बटा T2 घात B लिख दिया। देखिए, मान रखेंगे, N1 का मान दे रखा है 9.8, ये मैंने यहाँ लिख दिया 9.8। अंदर L1 है MKS पद्धति, और दूसरी पद्धति कौन सी है? CGS। तो ऊपर हमारे MKS पद्धति का 1 मीटर, नीचे CGS पद्धति का 1 सेंटीमीटर। लंबाई को MKS पद्धति में मीटर में नापते हैं और CGS पद्धति में सेंटीमीटर में नापते हैं, तो मीटर बटा सेंटीमीटर। समय तो चाहे MKS पद्धति हो, चाहे CGS पद्धति हो, चाहे FPS पद्धति हो, सेकंड्स में नापते हैं, तो
तो ये 1/1 घात विमा दोनों की क्या रहेगी, L1 की घात है 1 और समय की घात है -2, जो हमने यहाँ निकाली त्वरण में। मान रखेंगे। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यहाँ पे 100/1, बाकी SH 1 सेकेंड का मतलब 1, इसे हमने बाहर निकाला। 9.8 इंटू 100 की घात 1 ही है तो 100 आ गया। 1 की घात -2 है तो 1 इंटू 1 आता है। क्या हो गया ये मान, 9.8 इंटू 100 आ गया 980 फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये CGS पद्धति में G का मान कितना हुआ, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया होगा। MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदला अभी हमने इस सवाल में। एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलने के लिए हमने विमीय समीकरण इसका उपयोग किया। N2 बराबर N1, M1/M2, L1/L2, T1/T2 का। दूसरा उपयोग होता है कि भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। और तीसरा उपयोग होता है कि संबंधों में मतलब विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इस तरह से 3 उपयोग होते हैं। भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, बाएं तरफ की विमा देखेंगे और दाएं तरफ की विमा देखेंगे, वो दोनों तरफ की समान आनी चाहिए, है ना। तो बाईं ओर स्थित राशियों की विमा बराबर दाईं ओर स्थित राशियों की विमा। दूसरा उपयोग, सूत्र की सत्यता की जांच करना। बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। अगर ये दोनों तरफ की विमाएं समान होती है तो हम कहेंगे कि सूत्र बिल्कुल सही है। बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं। तो इसके लिए अब हम कोई एक सूत्र ले लेते हैं। कौन सा सूत्र लें, T बराबर, मैंने जैसे ले लिया सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। क्या होता है वो, T बराबर 2π√L/G। ये तो मान बिल्कुल स्थिर है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है 2π से, तो है ना। 2π क्या है, विमाहीन है। अब क्या बचा, बाएं पक्ष में तो T है और T की विमा देखेंगे तो क्या रह जाएगा, इधर की विमा देखेंगे तो इसमें द्रव्यमान है ही नहीं, m0, लंबाई है नहीं, L0 और T है यानी T1। ये तो हो गया एक तरफ की विमा। अब दूसरी तरफ की विमा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2π तो क्या है, विमाहीन है, इसकी कोई भी विमा नहीं है। जो भी स्थिरांक होते हैं और स्थिर इस तरह से होता है उसकी कोई विमा नहीं होती। अब क्या बचा इधर, L/G। L तो लंबाई है, तो लंबाई का तो L1 हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, m0 L1 T0। और फिर नीचे क्या बचा, G। इसे हम देखेंगे तो ये तो क्या हो गया, लंबाई का मात्रक देखेंगे तो m इसमें 0 है, L इसमें 1 है और T इसमें 0 है। और G यानी त्वरण का हमने अभी यहाँ पे देखा था, वेग बटा समय बराबर दूरी बटा समय इंटू समय, L1T-2। m इसमें भी 0 है, L1 और T-2।
ये अपने दाएं पक्ष की विमा है ना, ये मैं दाएं पक्ष लिख देती हूँ यहाँ पे, दाएं पक्ष m0 L1 T0 बटा फिर g की विमा हमने लिख दी m0 L1 T-2। तो क्या रह जाएगा, ये m0 रहेगा, फिर LB दोनों में 1 1 है, इसको भी हटा दो, और जो T-2 है वो T ऊपर आ जाएगा, तो T ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा T2 m0 L1 1 ये है, और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 - 1 तो ये क्या हो जाएगा 0, और T ऊपर जाके +2 में बदल जाएगा, तो ये हो गया +2, अंडर रूट लगा दो। ये लाइन समझ में आई। m0 - 0 का तो m0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं है। L1 - 1 है तो L0 हो गया, और T -2 है, ये ऊपर जाके +2 में बदल गया, तो बचा क्या है यहाँ पे m0 L0 और T2, और जब हम T को बाहर निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा T1, है ना। तो दाएं पक्ष की भी विमा क्या हो गई m0 L0 T1, यही बाएं पक्ष की भी थी m0 L0 T1। तो इस तरह से सूत्र की सत्यता की जांच होती है कि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। वापस देखिए उदाहरण जो हमने लिया था, T बराबर 2πL/G सूत्र की सत्यता की जांच करने के लिए इस वाली T की विमा निकली थी m0 L0 T1, 2π विमाहीन होता है, L/G, L था m0 L1 T0, G यानी त्वरण का जो था वो L1 T-2 हम निकालते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ डायरेक्ट m0 L1 T-2। जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो m0 L1 - 1 L0 और T ऊपर जाके +2 हो गया T+2, और जब अंडर रूट के बाहर T+2 को निकालेंगे तो वो रह जाएगा T। तो इस तरह से दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा। तीसरा उपयोग आ जाता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो विमीय समांगता के नियम का उपयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि एक भौतिक राशि का संबंध दूसरी भौतिक राशि से यदि है तो उसे हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा की हम तुलना करके संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि विमा किसे कहते हैं, विमीय समीकरण क्या है, विमीय सूत्र क्या है और विमीय समीकरण के उपयोग क्या है। दो उपयोग आज हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक तो है एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में बदलने में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा है सूत्र की सत्यता की जांच करने में विमीय समीकरण का उपयोग किया जाता है, और तीसरा जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना और विमीय समीकरण की सीमाएं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और इसका आप आज अभ्यास भी करेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।